प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी करने के लिए आज से हम आपके बीच में एक प्रैक्टिस पेपर लेकर के प्रत्येक दिन उपस्थित रहेंगे। टोटल 51 प्रैक्टिस पेपर होने वाले हैं। एक प्रैक्टिस पेपर में हम लोग हिंदी और जीएस के पोर्शन को कवर करेंगे, जबकि दूसरे प्रैक्टिस पेपर में हम लोग जिस पोर्शन को कवर करने वाले उसमें आपका ग्रामीण अभिरुचि है और मैथ के पोर्शन है। यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपके 2600 प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ अभी तक पूछे गए सभी हिंदी के यूपी ट्रिपल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई हैं उसमें पूछे गए सभी हिंदी के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। सभी जीएस के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके आपको दिया जाएगा और उसी के साथ जितने भी मैथ आने वाले सब्जेक्ट में मैथ पूछे गए होंगे उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। यानी एक तरह से कहें तो कंप्लीट पैकेज आपको सिर्फ 45 दिनों में मिलने वाला चैनल की तरफ से। अतः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पे जुड़ सके और हम इस जो सार्थक मुहिम को लेकर के आगे बढ़े हैं, इस मुहिम को और हम सार्थक बना सकें और बेहतर बना सकें और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जो हमारा लक्ष्य रखा गया है कि 100% सिलेक्शन होना चाहिए, तो इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। जितने लोग हमारे साथ जुड़े सबका सिलेक्शन हो सके। पहला प्रैक्टिस पेपर है, हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा इसमें अपना सहयोग करेंगे और अपने आंसर को लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। 50 प्रश्न है, 25 प्रश्न आपके जीएस के हैं और 25 प्रश्न आपके हिंदी के हैं। आज के प्रैक्टिस पेपर में करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं डाले गए हैं, यानी सभी जीएस के ही पोर्शन है, जीके जीएस के। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके सभी आंसर सही होने चाहिए, 100% रिजल्ट यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा और इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और इसके आंसर को बताइए। अगर हम यहाँ बात करें, देखिए कह रहा मध्ययुगीन यानी मध्यकाल की बात हो रही है। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया कौन सा है? रुपया नामक सिक्का किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था? अच्छा, आप इसी साथ लगे बता दीजिए किस देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है, रुपया और रुपया में अंतर है, तो किस देश की मुद्रा रुपया है आप ये बता दीजिएगा। तो आप बताइए, इतिहास का जो प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक द्वारा निर्गत किया गया था, यानी प्रकाशित किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए, जो भी आंसर सही है उन्हें थोड़ा सा वर्टिकल कर दिया गया, तो ये आपके तिरछे लेटर से जो लिखा गया है वही आपका सही आंसर है। तिरछे लेटर से लिखा गया जो शब्द है वही आपका सही आंसर है। अब इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। शेरशाह का जो शासनकाल था यह भारतीय मुद्रा के इतिहास के परीक्षण का काल कहा जाता है। इसमें मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए और शुद्ध सोना, किसके सिक्के चले? शुद्ध सोना। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए और किसके? शुद्ध सोना। और इसी के साथ शुद्ध चांदी, सोना के, चांदी के, शुद्ध चांदी। और उसी के साथ अगर बात करें तांबे के सिक्के का प्रचलन किया गया। और किसके? तांबे के सिक्के का प्रचलन किया गया। शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी और शुद्ध तांबे के सिक्के का प्रचलन किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो प्रचलन किए गए इनकी तौल और आकार निश्चित थी। उसके चांदी के रुपए की तौल जो थी, चांदी के रुपए की अगर तौल की बात करें तो कितना था? 180 ग्रेन था। कितना था? 180 ग्रेन। ठीक है, इनके तौल जो थे वो निश्चित किए गए थे। अगर वहीं पे बात करें, इसमें 173 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। इस पर अरबी अक्षरों में रिक्त नागरी अक्षरों के सुल्तान का नाम अंकित किया जाता था। तो ये सही आंसर किसका होगा? शेरशाह सूरी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर अर्जित किए, जो आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो इसे आप कर सकते हैं। आपको बताना है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार आपको बताना है कि इतिहासकार कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। दरबारी इतिहासकार कौन था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। हसन निजामी था, या आपका उतबी था, या फिरदौसी था, या चंद्रबरदाई था, या हसन निजामी था? कौन सही आंसर है? तो सही आंसर आपको करना है और सही आंसर आपका कौन है? उतबी आपका सही आंसर। उतबी क्या था? ये एक जो है इतिहासकार था, किसमें? महमूद गजनवी के काल में। अब यहाँ आप देखते हैं, कह रहा महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी। फिरदौसी किसके लेखक हैं? शाहनामा के। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अलबरूनी, उतबी आदि विद्वान थे। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उतबी जो था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो हमसे दरबारी इतिहासकार पूछा जा रहा, तो उतबी क्या हो जाता है? आपका सही आंसर हो जाता है। चलें आगे।
महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? कह रहा महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग पूर्ण जानकारी को एक बार फिर से अर्जित करेंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा किस नदी के तट पे, यानी कौन सा नदी का तट था जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या ज्ञानोदय यानी ज्ञान का उदय हुआ था। तो आप इनका आंसर बताएंगे। महावीर का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जन्म इनका हुआ था वैशाली में। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हो जाता था वैशाली के कुंड ग्राम में। कहाँ पे? वैशाली के कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हो गया। ठीक। उसके बाद अगर बात करें, ये जात्रिक कुल के क्या थे? वज्जी यानी संघ के सिद्धार्थ के घर में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? रिजपालका नदी के तट पर। रिजपालका नदी का तट है और रिजपालका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वृक्ष अगर पूछा जाए तो कौन सा वृक्ष था? तो आप कहेंगे साल का वृक्ष था, यानी साल सागौन नाम सुने ना, तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये महावीर स्वामी है। 468 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? पावा के पास 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में डिटेल में आप कहीं से भी पढ़े होंगे और लगभग सबको याद होगा। नहीं याद होगा तो एक बार आप लूसेंट में भी पढ़ लेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित और जो है आपका क्या कहते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित, इन सभी धर्मों से संबंधित एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लूसेंट में जितने भी पॉइंटेड बुक दी गई हैं उसमें लगभग दिया गया। ठीक है। चैनल की तरफ से एक आपके लिए स्वैच्छिक दान योजना चलाई गई है। स्व इच्छा से आप जितना भी दान करना चाहते हैं आप चैनल को कर सकते हैं। यह दान की गई योजना आपको कैसे करना है हम आपको बता दें। गूगल पे के माध्यम से आप कर सकते हैं, फ़ोन पे के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस नंबर पे नहीं, आपका नंबर दूसरा है, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। उस नंबर का नाम है 800 88 87 97 43 95। इस नंबर पे आप जो है क्या करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के माध्यम से अगर चाहें तो चैनल को कुछ दान कर सकते हैं। वह दान अगर आप दान करने के योग्य हैं, आप उस लायक हैं, तो आप ज़रूर करिए। कहा जाता है कि फ्री की शिक्षा लेने से सफलता नहीं मिलती है, इसलिए आप अगर किसी मेहमान को भी आपके घर पे आ जाता है तो आप उस पर 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं। आपको 50 प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं। अगर आप 1 रुपये के हिसाब से प्रैक्टिस पेपर का दान करें तो भी 50, 51, 55 रुपये आप जरूर दान करिए। जो दान की मुद्रा आपके चैनल में ही लगाई जाएगी और इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ, वीडियो और सारी चीज़ें आपके लिए प्राइवेट किया जाता है। किसी के दबाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप जरूर दान करें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आप फ्री से पढ़ते हैं तो आपकी सफलता में दाग लग सकती है, लेकिन अगर आप पैसा दे करके पढ़ते हैं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होती है। हम चाहते हैं कि सबकी सफलता 100% सुनिश्चित हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, गूगल पे के माध्यम से और फ़ोन पे के माध्यम से आप वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं आप चाहें तो। और ये नंबर नहीं है, इस नंबर पर आपका फ़ोन पे गूगल पे नहीं मिलेगा। हम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। नंबर है आपका 88 87 97 43 95। ठीक है। तो इस मार्फत आप चाहें तो पैसा यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं जो चैनल के ग्रोथ के लिए, और साथ में आपके जो मित्र हैं उनके सभी के लिए और भी नोट्स का बनवाना, PDF का बनवाना, इन सभी के खर्चे के लिए यूज होगा। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, इसलिए आप ज़रूर इस काम को करें। जितने लोग देख रहे हैं, दबाव नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी लोग जरूर करें। ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? कह रहा कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके तहत भारत में प्रथम बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ किया गया था, यानी चुनाव के तत्व का प्रारंभ कब किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है। अब ये प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके मार्फत ये हुआ था, तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, जब भारत में क्या हुआ कि इसकी शुरुआत होती है तो शुरुआत के दौरान ही बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। अगर बात करें 1885 में, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसमें संवैधानिक सुधारों की मांग की गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। तो जैसी ही स्थापना होती इसके बाद बहुत सारे संवैधानिक सुधारों की मांग की जाती, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को देखते हुए यहाँ पे संख्या को बढ़ा करके 10 की जगह पे अधिकतम 16 कर दी गई थी, जिसमें 2/5 सदस्य गैर सरकारी होने थे।
ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और जातियों के विशिष्ट हितों को आधार में रख करके ये किया गया था। ठीक है, यहीं पे बात आई थी कि निर्वाचन हेतु जो नामित किए जाएं उन्हें किया जाता है। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ये घटना की गई थी। पूछ रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ था। तो किसके अंतर्गत हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद लगातार संवैधानिक सुधारों की मांग को तेज किया गया। इसी को देखते हुए एक जो है संशोधन आया, या परिषद अधिनियम आया, जो अधिनियम कब आता है? 1892 में, और इसमें एक तरह से चुनाव के तत्व प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। ठीक है, आपको बताना है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है, होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना, या कब स्थापित हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, फरवरी 1905 की घटना है। कब की घटना है? फरवरी 1905 की घटना है। ये फरवरी माह है और फरवरी 1905 की घटना है। ये घटना कहाँ की है? फरवरी 1905 की घटना है लंदन में। घटना कहाँ घटती है? लंदन के श्यामजी कृष्ण वर्मा है। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्यामजी और कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका नाम है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, क्या नाम लिखा था? इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या जानते हैं? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशलिस्ट का भी प्रकाशन किया जाता था। क्या? सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया जाता था, जो कि एक समाचार पत्र था। समाचार पत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो है ये समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन भी किया जाता था, लंदन से इसका प्रकाशन होता था, समाचार पत्र था। और किस लिए किया जाता था? अंग्रेजी सरकारों की हुकूमत को कम करने के लिए, जो हुकूमत थी इनकी उसको कम करने के लिए। कहाँ से शुरू होता? 1905 में शुरू होता, फरवरी में शुरू होता। किसके द्वारा शुरू होता? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी कहा जाता है। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाता है 1905। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? कह रहा किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? आपको बताना है कि एक कब की घटना है। सरकार ने आप बताइए, सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई। ठीक है, कब की घटना है ये? 20 जुलाई को विभाजन की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। अब इस घोषणे से क्या होता है? विभाजन की घोषणा तो हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा जाता है और ये 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। पूछ रहा है, देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। कह रहा है किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कहाँ से किया था? 1905 के जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? वाराणसी में, वहाँ पे किया था। और यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो स्वदेशी आंदोलन है, इसका जो स्वदेशी आंदोलन था और बहिष्कार आंदोलन था, इसका समर्थन किया गया। किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। और इसके पहले 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास हुआ था। तो ये चीज़ें आपको प्रश्न को ध्यान में रखना होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो बनारस की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही? बनारस में। क्योंकि पूछ रहा समर्थन कहाँ पे किया गया था, तो समर्थन बनारस के अधिवेशन में किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप सभी के ध्यान में आ गया होगा। अब ये प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होगा। बृहत ज्वार कब आता है? आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। बृहत ज्वार कब आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, बृहत ज्वार कब आता है? पहले ज्वार के बारे में समझते हैं। देखिए, जो सागर का जल होता है, जल के ऊपर उठकर
तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को ही ज्वार कहलाता है। कह रहा जब जल ऊपर उठता है और धरातल यानी तल जो है उसकी ओर आगे की तरफ बढ़ता है तो इसी को ज्वार कहा जाता है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है। किसकी आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति इसके लिए जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। ज्वार दो बार होता है। बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही संधि पे हों, यानी एक सीधी रेखा पे हों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब संधि एक ही संधि पे हों, एक सीधी रेखा पे हों, ऐसी स्थिति में बृहद ज्वार का निर्माण होता है। ठीक है, सीध पे हों तब ऐसी स्थिति में युक्त, वियुक्त या विषयोजी कहते हैं। लघु ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पे हो। जब चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पे हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? लघु ज्वार आता है। कौन सा? लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार कब आता है? जब सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आता है। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार का निर्माण होता है। दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब ये प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होगा। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। कह रहा भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वह विक्षोभ कहाँ से आता है? देखिए, भारत में पश्चिम विक्षोभ जो होते हैं भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध रखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के कहाँ पे पहुँचते हैं? होकर के मध्य पूर्व इराक में पहुँचते हैं, ईरान में पहुँचते हैं, अफगानिस्तान में पहुँचते हैं, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में जम करके वर्षा करते हैं। इनसे रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। इस वर्षा को दक्षिणी सीमा पर 21 उत्तरी अक्षांश पर निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ से यानी दक्षिणी विक्षोभ से जो भारत में प्रवेश करते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ये कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो बात हो रही थी कि पश्चिमी विक्षोभ जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र चक्रवाती तूफान से ये पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश करते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के मध्य पूर्व एशिया में पहुंचेंगे, इराक पहुंचेंगे, ईरान पहुंचेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो उत्पन्न कहाँ से होते हैं? भूमध्य सागर से। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपका सही आंसर हो जाता है भूमध्य सागर। एक प्रश्न आपका जनसंख्या से रखा गया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर बता पाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार, अब देखिए आपके प्रश्न में हो सकता है 21 का भी पूछ ले। अगली बार हम 21 का प्रश्न को शामिल करेंगे। हालांकि 21 की जनगणना का भी डाटा कहीं मिल नहीं रहा है। अगर डाटा मिल जाएगा तो हम प्रश्न को शामिल करेंगे। अभी देखिए, कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या सकल आबादी में कितने प्रतिशत है? कह रहा जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनका कितना प्रतिशत है? तो 31% है। कितना है? 31% है। साख पत्र दिया जाता है। पहले आप बताइए साख पत्र क्या होता है? साख पत्र को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। साख पत्र को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। साख पत्र को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड जो होता है कहा जाता है यह हमेशा आयातकर्ता का प्रदान करता है। किसको? आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या होता है? एक आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है साख पत्र, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको बताना है कि निगम स्थापित किया गया है या कहाँ पे है। औद्योगिक विकास का कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में है इसका मुख्यालय। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक और अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सामाजिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन की अगर हम बात करें तो गुन्नार मर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गुरनाल, क्या नाम है? गुन्नार मर्डल, क्या नाम है? गुरनाल मेडल के द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में, किसके द्वारा? जनता सरकार द्वारा 1978 में। कब? जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान किसके द्वारा लगाया गया? तो जनता सरकार द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1978 में लगाया गया था। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? गुन्नार मेडल द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था रोलिंग प्लान।
जिसे हम लोग चल योजना भी कहते हैं। रोलिंग प्लान को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? चल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ विधेयक लाया जा सकता है? तो आप बताएंगे वह या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है या तो लोकसभा में। विधेयक को कहाँ पे लाया जा सकता है? या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है या तो लोकसभा में लाया जा सकता है। कहीं पे भी भारतीय संविधान में विधेयक को लाया जा सकता है, संशोधन के लिए विधेयक को लाया जा सकता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक तथा वित्त विधेयक के लिए यह प्रतिबंध है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए। अगर धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो तो इसके लिए क्या होता है? धन विधेयक या वित्त विधेयक के लिए इसका क्या है? प्रतिबंध है, जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में आते हैं, बाकी और कोई विधेयक लाना है वह राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल एक शब्द है और इस शून्यकाल जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो ये आपका है शून्य काल जो है, ये शून्य काल प्रश्न पीरियड होता है, 1 घंटे का समय होता है। ये शून्य काल जो होता है 12 से 1 बजे का समय होता है, इसे शून्य काल कहते हैं। यह भारतीय संविधान प्रक्रिया में शून्य काल शब्द जो है ये भारत का ही, अतः ये किसी देश से नहीं लिया गया है। शून्य काल शब्द जो है भारत का है। आप सबको पता है शून्य की देन किसकी? भारत की है। तो बस इतना याद कर लीजिए, शून्य जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ भारत ही आपका सर्वोच्च होगा। कोई भी देश का नाम वहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में जो लाल रक्त होता है यानी आरबीसी जिसे आप कहते हैं, इसका दाब कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है वायुमंडल दाब से कम, जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या आपका चौथा ऑप्शन दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे हमारे शरीर का दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर के आरबीसी का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। रक्त दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष भी मापा जाता है, जबकि वायुमंडल दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है। तो ये सब चीजें आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन? सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक को बताना है जो प्रकृति में पाया जाता है। आप बताएंगे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सेलुलोज कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक है यह एक प्रोटीन। ठीक है, तो क्या हो गया? सेलुलोज हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? आप कहेंगे फोटोवोल्टिक सेल का मतलब होता है सौर ऊर्जा सेल। इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? सौर ऊर्जा सेल। और सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत को परिवर्तित करने की युक्ति होती है। सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सौर सेल का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1954 ईस्वी में किया गया था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जो आपका खगोलीय दूरियों का मापन है। आपका सही आंसर कौन होगा? खगोलीय दूरियों का मापन होगा प्रकाश वर्ष में। तो यहाँ पे आप कहेंगे खगोलीय दूरियों का मापन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रकाश वर्ष क्या होगा? ये खगोलीय दूरियों का मापन होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15
15 मीटर के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगर आपसे कोई पूछे कि दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो आप कहेंगे पारसेक है। कौन है? पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, आपको बताना है उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या बजाते थे, आपको ये बताना है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, आपको इसका आंसर देना है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, जल्दी से बता दीजिए। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आपके सामने एक प्रश्न है और इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर सही आ रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादन से। किससे है? तबला वादन से। चलिए, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण मतलब मिट्टी के नुकसान को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आप कहेंगे मृदा अपरदन या भूक्षरण या सॉइल इरोजन। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक होता है। इसमें क्या होता है कि जो उर्वरक युक्त मिट्टी है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देने से वहां पे मिट्टी का नुकसान होता है और उसी मिट्टी के नुकसान के कारण उसे मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो इसे रोकने का कह रहा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है आपको ये बताना है। पक्षी की संख्या बढ़ाकर नहीं, पक्षियों की संख्या से मृदा अपरदन का कोई लेना देना नहीं। वन रोपण यानी वन को लगा करके मृदा को रोपा जा सकता है। वन रोपण के द्वारा इसको क्या करते हैं? मिट्टी के नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो वन रोपण आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज कहा जाता है। इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। आर्थिक समीक्षा विगत 12, ठीक है, यहाँ पे आप इतना देखिए। आर्थिक समीक्षा जो है ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है। तो ये आपका किसका है? भारत सरकार का होता है और ये वित्त मंत्रालय द्वारा इसको निकाला जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा एक बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद कमेंट करके इसका आंसर बताना है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आप इसका कमेंट करके आंसर बताइए। मैं ये बता देता हूँ, गोवा जो है, गोवा 1961 ईस्वी में गोवा क्या हुआ था? पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1961 ईस्वी में पुर्तगाली शासन 1961 तक रहा। उसके बाद आज़ाद होता। 1987 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है और इसके बाद आज यह पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दे दिया गया है। अब 1987 से पूर्ण राज्य है। तो गोवा की राजधानी का नाम क्या है? पणजी है। ठीक है। माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। मालदीव से 1100 मालदीव में लगभग कितने हैं? 1100, लगभग 1200 कह दीजिए। मालदीव में लगभग 1200 जो हैं क्या है? टापू हैं, जिसमें से 200 पर बस्तियां पाई जाती हैं। इसकी राजधानी माले है जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजभाषा धिवेही माही है। इस देश की माले की जो मालभाषा है मालदीव की, उस मातृभाषा या राजभाषा आपके सिलेबस में तो आप याद करेंगे क्या है? दिवेही है। क्या है? दिवेही है जो यहाँ की भाषा है। कैसी है? दिवेही यहाँ की भाषा हो जाती है। इसी को माही भाषा भी कहते हैं। कहाँ की? मालदीव की। ठीक है। कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं यहाँ के। भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको दे देते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं या सौंप देते हैं, दे देते हैं। खजुराहो समूह, खजुराहो जो एक प्रसिद्ध मंदिर है आप सब लोग जानते हैं, एक कहाँ पे है? आपसे ये पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? आपको इसी का आंसर बता देना। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसी का आंसर आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा पूर्व की अगर बात करें, 900 ईसा पूर्व से लेकर के 1130 ईसा पूर्व तक चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? खजुराहो के मंदिर का। और ये जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। यहाँ पे मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है और सर्वोत्तम है। ठीक है। अब आपको बताना है गोदान किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? आपको ये बताना। गोदान हिंदी के ये 25 प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और स्वदान योजना के अंतर्गत आप जल्दी से
88 87 97 43 95 नंबर पे जा करके जो भी आपसे हो सके, एक वीडियो के लिए आप 1 रुपया से लेकर के 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया तक जो आपको इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। यह दान की गई रकम आपके चैनल के विकास के लिए और आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आगे जो आपकी कक्षाएं आएंगी, चाहे पेट की होंगी, उन सभी के लिए आपके नाम और मैसेज करने के बाद आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे 8004109989 पर अवश्य भेजें, जो आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है। कह रहा है गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना होती है। तो ये सभी लोग जानते हैं, ये फेमस है। प्रेमचंद जी की और रचनाएं हैं जैसे कि निर्मला है, गमन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, वरदान है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है। ठीक है। मंगल सूत्र है जो कि अपूर्ण है। कई बार यही पूछा जाता है कि कौन सी रचना ऐसी है जो कि अपूर्ण है, तो आप कहेंगे मंगल सूत्र है जो कि अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। ये पूरी नहीं हो पाई, उसके पहले ही कोई कारण पड़ गया होगा। क्या कारण पड़ सकता है मैं अपने जुबान से कह नहीं सकता, जिसकी वजह से ये पूर्ण नहीं हो पाई मंगल सूत्र। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है, बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें से गोदान बहुत फेमस रचना है। मंगल सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। निर्मला है, गमन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, कायाकल्प है और अगर याद करें प्रतिज्ञा है, और अगर याद करेंगे आप तो गमन है। ये सभी जो है किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की फेमस रचनाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से गोदान आपसे पूछा गया है तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना होगी। जैनेन्द्र की अगर बात करें तो जैनेन्द्र की एक रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वह है आपकी त्यागपत्र और एक है मुक्तिबोध। ये जैनेन्द्र की 2 रचनाएं बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। मुक्तिपत्र, त्यागपत्र माफ करिएगा, त्यागपत्र और मुक्तिबोध, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, जैनेन्द्र की हैं। अज्ञे की एक रचना है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अज्ञे की रचना है अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। और उसके बाद नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की जो रचना है वो आपकी है रतिनाथ की चाची। ठीक है। और यहाँ पे एक है, बस रतिनाथ की चाची आप रखिए। इमरतिया, इमरतिया एक रचना है। इमरतिया कई बार तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं पूछी गई, लेकिन 2 एक जगह देखने को मिलती है। इमरतिया किसकी रचना है, नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की रचना है इमरतिया। ठीक है। चलिए, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, कोसों दूर होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक। एक सेकंड, कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा। अच्छा, अर्थ के लिए ये अर्थ दिया गया, इसका मुहावरा बताना। अच्छा, कोसों दूर होना, कोसों दूर होना का मतलब होता है बहुत अलग होना। ठीक है। गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना का मतलब है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। उसके बाद ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों के बाद दिखना। तो ये सही आंसर तो इसका ये हो गया, ईद का चांद, यानी 3rd वाला आपका सही आंसर हो गया। और उसके बाद अब तब होना का मतलब है मरने के करीब होना। अब तब होना मतलब अब जाने वाला, इसका टिकट कटने वाला है, पड़ोसी को पूरी मिलने वाली। ठीक है। तो अब तब होना मतलब इसका अर्थ क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका पत्ता कटने वाला है, पड़ोसी पूरी के लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है। दिए गए विकल्प में से सही वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्प में से आपको सही वाक्य पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। आपको बताना है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है, यही शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध दिए गए हैं आपके। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है अनिल और अनल। अनिल और अनल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होता है आग। अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होता है आग, यानी पहला वाला आपका सही है। अब आप हमें बताइए कि वायु के कुछ पर्यायवाची शब्द आप हमें बता दीजिए। जैसे अनिल हो गया, एक तो यहीं पे है, हवा हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया। ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, वायु के। अगर अग्नि के पर्यायवाची की बात कर लें तो अनल यहाँ पे दिया गया, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, दहन हो जाएगा, धूमकेत हो जाएगा, आग हो जाएगा, कृषाण हो जाएगा। इस सभी किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, अग्नि के। ठीक। पक्षी दाना चुग रहा है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं, कह रहा है रेखांकित शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द
नहीं, पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है बिहग, बिहग होता है, परिंदा होता है, खग होता है, नभचर होता है, अंडज होता है। ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, लेकिन पंकज किसका पर्यायवाची, कमल का है। पंकज, नीरज, जलज, ठीक है, और पुंडरीक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची, किसके, कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मधुशाला किसकी कृति है, आपको बताना है मधुशाला किसकी कृति है। तो आप सभी लोग इसको जानते हैं कि कैसे मधुशाला, बताइए भाई। भा उगता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, और प्रार्थीगण है पढ़ने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, ठीक है। मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, और कैसे, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक और है, दिन को दिवाली, दिन में होली रात दिवाली, रोज जगाती मधुशाला, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। आपने पढ़ा होगा, मुझे तो थोड़े से स्टेंजा आगे पीछे हो जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, माफ़ करिएगा। जिन लोगों को याद हो, आप चाहें तो 2-4 पंक्तियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट में, जिससे आपके जो साथीगण हैं वो पढ़ सकेंगे, सबको अच्छा लगेगा। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना होती है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी रचनाएं किसकी होती हैं, हरिवंश राय बच्चन की होती हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना आप सबको पता है भारत भारती, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कई बार भारत भारती, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की, आप जानते हैं गीतांजलि, सबसे ज़्यादा फेमस है गीतांजलि, चित्रांगदा, ये सभी किसकी रचना होती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की हो जाती है। और जयशंकर प्रसाद की तो बताना ही नहीं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी किसकी रचना हो जाती हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल कुछ न कुछ शब्द नामित किए जाते हैं। 2021 में कौन सा शब्द हिंदी का नामित किया गया आपको बताना है। 2020 का हम आपको बता देते हैं। 2020 में हिंदी का वर्ष में हिंदी का जो नामित किया गया शब्द है वो कौन है, तो आप कहेंगे आत्मनिर्भर। उस समय बड़े जोर पे था, तो आत्मनिर्भर जो है यहाँ पे 2022 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज द्वारा हिंदी शब्द को नामित किया गया है। कौन सा, आत्मनिर्भर। हिंदी में आप जानते हैं कि एक वहाँ पे आपको गद्यांश मिलता है, और उस गद्यांश से रिलेटेड आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीटीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है प्रश्न पूछने का, और जगह पे प्रश्न उसी में मिल जाते हैं, लेकिन यूपीटीपीएससी उसके भावार्थ से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछता है। यही कारण होता है कि कई बार जो है ये प्रश्न यहाँ गलत होने का चांस बढ़ जाता है। मेरी बात मानिए, आप पूरे स्टेंजा को मन से पढ़ा करिए, उसके अर्थ को समझिए। बहुत जगह पे आपको ये बताया जाएगा कि बिना स्टेंजा को पढ़े आप अर्थ निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल सकते हैं। आप सब लोग उस योग्य हैं कि बिना स्टेंजा पढ़े आप अर्थ के भावार्थ को बता सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ क्या होना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि वो शिक्षक भर्ती होगी तो वहाँ पर कर सकते हैं, कोई अगर समूह डी की भर्ती होगी तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन यूपीटीपीएससी का नेचर ऐसा है तो जो आपसे पेपर पूछता है उसके भावार्थ में आप यहाँ पे देखिएगा, इसके भावार्थ से आपको इसका आंसर देना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। सर्दियों के दिन थे, एक बालक के सुबह के समय अकेला स्कूल जा एक बालक सुबह के समय, यहाँ पे लगता गलत लिखा गया, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेलवे की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी उस पटरी पर से गुजरेगी तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी नहीं पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर के अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर के रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये है पूरा पैसेज, ठीक है। अब इसका प्रश्न देखिए, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, ये प्रश्न अब आप बताइए, इसका कोई भी यहाँ पे एक भी शब्द इसके बारे में नहीं लिखा गया है। जो पैराग्राफ में लिखा गया वो मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको भावार्थ से बताना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि बच्चे के पास सूझबूझ से पता चला कि गाड़ी आने वाली है और बच्चे का सूझबूझ जो है अच्छा है। हो गया।
अब नंबर 2 पे पहुंचते हैं। नंबर 2 प्रश्न क्या है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया, गाड़ी लेट हो रही थी? नहीं, गाड़ी के लेट होने से कोई सवाल नहीं, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ये लेट था चूंकि बच्चा दोनों पटरी के बीच में खड़ा हुआ था। आपने देखा कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि ड्राइवर को गुस्सा क्यों आया, बल्कि ये कह रहा है ड्राइवर क्रोध से बच्चे को डांटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। टूटी पटरी देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? टूटी पटरी को देख करके ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? शाबाशी देने का भाव उसके मन में प्रकट हुआ होगा। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है कि लोगों की जान बचाना बच्चे के किस गुण को? परहित धर्म को उसके बताता है कि परहित धर्म को बच्चे में अच्छा है। बच्चे से घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि रेलवे के आने का समय हो रहा था, वो रेलवे की पटरी क्रॉस करेगा, तो उसको ये था कि 9 बजे, मान लीजिए अगर गाड़ी आती तो 9 बजे मुझे पटरी क्रॉस करना, तो एक बार घड़ी तो देख रहा था कि गेट नहीं लगा हुआ, क्या गाड़ी आने वाली तो नहीं है। अगले प्रश्न को आपको बताना है, भला मानस, ठीक है, भला मानस में कौन सा समास है? आपको इसका आंसर बताना है, भला मानस में कौन सा समास है? जल्दी से इसका आंसर बता दिए, भला मानस में कौन सा समास है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, और उसके बाद आपके पास है अव्ययी भाव और बहुब्री। भला मानस में कर्मधारय समास है, इसका समास विग्रह होगा, भला मतलब अच्छा, मानस मतलब मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो कि अच्छा है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास की अगर बात करें तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, तथा दोनों पद, पूर्ण पद और उत्तर पद के मध्य में विशेषण और विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध पाया जाता है। भला मानस में विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। भला मानस में किसका? विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, अतः ये जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत इसको माना जाएगा। निम्नलिखित तद्भव और तत्सम युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा कौन ऐसा है तद्भव और तत्सम में सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अदरक, आर्द्रक, ठीक है, उसके बाद है आपका अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, अपना, आत्म। आपको बताना है किसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अपना और आत्म सुमेलित नहीं है। अगर बात करें दिए गए युग्मों में तद्भव तत्सम की दृष्टि से अपना, आत्म सुमेलित नहीं है। अपना का तत्सम शब्द होता है आत्मना, अपना का क्या होता है? आत्मना होता है, तो आत्मना अगर हम लिखेंगे तो आत्मना हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। दवा किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है दवा किस भाषा का शब्द है। दवा फारसी शब्द का भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। दवा कैसी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। आप जानते हैं शब्दों के, जो हिंदी के शब्दों के उद्गम स्रोत के आधार पे 5 भागों में बांट दिया गया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो वहां पे जो है दवा कैसा शब्द हो गया? फारसी यानी विदेशज शब्द में आ जाता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे देखिए अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त होता है। तो यहाँ पे अहल्या आपका सही है, सही आंसर अहल्या है। तत्व गलत है, तत्व में ऐसे होता आधा त वह होता, ठीक है। तत्व को अगर बुक में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, अगर आप कभी कॉपी पे लिखते हैं तो तत्व को ऐसे भले हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। तत्व को कैसे लिखा जाता है? तत्व लिखा जाता है त आधा त व तत्व। इसी तरह से महत्व में भी आधा त, 2 बार आधा त होता है। तो आपका अहल्ला सही है, बाकी सभी क्या हैं? अशुद्ध हैं यानी गलत हैं। अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं होता, ठीक है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का अभिमान है, गर्व है, ठीक है। उसके बाद दर्प है या घमंड है। तो हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का गर्व है कि हम ऋषि मुनियों के क्या हैं? संतान हैं। तो हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व होता है। निम्नलिखित में से अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल का सही अर्थ नहीं है? कह रहा ब्याल का सही अर्थ नहीं है। ब्याल जो है एक अनेकार्थक शब्द है, और ब्याल का अर्थ होता है चीता, ठग, धूर्त, क्रूर, दुष्ट, पापी, पापिष्ट, ठीक है, और सांप, राजा, शेर। इस सभी शब्द किसके हैं? ब्याल के अनेकार्थक शब्द हो जाते हैं। लेकिन दुर्गा यहाँ पे इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो दुर्गा आपका सही अर्थ नहीं होता है।
अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म आपको देखना है। कर्कश का मधुर है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य है, ऋजु का वक्र है, ऐहिक का लौकिक है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो आप बताएंगे अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, सही आंसर बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे कौन सा सही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्कश का मधुर, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएंगे आपका ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र, ऐहिक का लौकिक। सही आंसर बताइए कौन है। ऐहिक का क्या होता है? ऐहिक का लौकिक अशुद्ध विलोम युग्म है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थक ना होते हुए समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, ऐहिक लौकिक क्या है? ये दोनों अपने समानार्थक शब्द हैं, बाकी सभी विलोम शब्द लिखे गए हैं। तो गलत कौन है? अशुद्ध विलोम पूछा था, तो गलत आपका कौन है? ऐहिक लौकिक जो है ये आपके गलत हैं। अशुद्ध पर्याय शब्द समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। पर्याय समूह को आपको बताना है। पर्याय समूह दिए गए हैं यहाँ पे, अरविंद, कंज, नलिन, नलिन, आगार, निलय, धाम, दस्यु, मोषक, खनक या पीयूष, सुधा, दृग। तो पीयूष, सुधा, दृग जो है आपका सही आंसर हो क्या है? गलत है। पीयूष, सुधा, दृग ये आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। देखिए कमल का जो पर्यायवाची होता है, अरविंद, कंज, नलिन, तो ये आपका कमल हो गया। एक क्या हो गया? कमल हो गया। आगार, निलय, धाम एक घर हो गया। ठीक है, दस्यु, मोषक, खनक ये चोर हो गया। जबकि पीयूष, सुधा, दृग यहाँ पर आ जाएंगे तो पीयूष, सुधा, दृग अशुद्ध पर्यायवाची शब्द है। पीयूष एवं सुधा मतलब अमृत होता है, जबकि दृग मतलब क्या हो जाता है? आँख हो जाता है। दृग मतलब क्या हो जाता है? आँख हो जाता है। यूपीटीपीएससी के पेपर का नेचर ऐसा ही होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? जो वर्ण से बाहर हो, वर्णनातीत। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य सही है। जो आमिष नहीं खाता, जो आमिष नहीं खाता उसे हम लोग निरामिष कहते हैं। जो आमिष नहीं खाता उसे क्या कहा जाता है? मांस नहीं खाता उसे सामिष। सामिष के लिए एक शब्द को सुमेलित नहीं, क्योंकि सामिष और आमिष दोनों का अर्थ एक ही होता है, जो मांस खाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया अर्थ गलत। ठीक, और उसके बाद जो पहरा देता है पहर कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? गणेश, गण, गणना। गणना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये कई बार यूपीटीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका, हो सकता है लेखपाल में भी पूछा जा सके। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। कौन सा वाक्य ऐसा है जो संयुक्त है? आप देखिए, तुम ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, यानी पहले वाले का अर्थ दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। दूसरा है सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। सरल वाक्य। सौरभ दीनू को पत्र लिखता, कैसा वाक्य? सरल वाक्य। वहीं पे अगर आ जाएं, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। जरूर प्राप्त होंगे, आप मन से पढ़ते रहिए केवल। तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और उसके बाद है आपका, जब भी उस भिखारी को देखता हूँ तो मेरा मन हृदय करुणा से भर जाता है। यह भी आपका कैसा वाक्य? मिश्रित वाक्य। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? आपको बताना है कौन सा अर्थ है मुहावरा ऐसा जिसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। मुंह बना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। मुंह में पानी आना, इसका मतलब लालच होना, यानी लालची होना। तो मुंह में पानी आना, तो ये अलग है और यही आपका सही आंसर है। और अंतिम प्रश्न आज के सीरीज का, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे सीरीज को देखा होगा। आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। अगर आपके 40 प्रश्न सही, 40 से प्लस सही जा रहे हैं, तो आप मान चलिए कि आपका स्कोर 80 प्लस ही है। आप उसे 2 से गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना जा रहा है। आप मान चलिए कि अगर आपको लेखपाल बनना है तो आपको अपना स्कोर 90 प्लस ले जाना होगा, तभी आप लेखपाल में सिलेक्शन कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? हेतु हेत मध्य वर्तमान जो है वर्तमान काल का, ये आपका उदाहरण नहीं होता है या भेद नहीं होता है। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है, परंतु हेतु मध्य वर्तमान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज के 50 प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार है, आपके सब्सक्राइबर और आपके लाइक का भी इंतजार रहता है। आप जरूर लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।